दोस्तों, सीरियल किलिंग की कहानियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। एक ऐसा कातिल जो हर बार एक तय दिन, एक तय वक्त पर किसी को मौत की नींद सुला देता है। पुलिस हर बार उसे पकड़ने की कोशिश करती है और हर बार नाकाम रहती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो कातिल खुद ही अगले शिकार का इशारा दे जाता है, एक निशान छोड़ जाता है, जैसे वो पुलिस को चुनौती दे रहा हो। लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो एक के बाद एक ऐसे राज सामने आते हैं जो सालों से दफन थे। जैसे एक पत्थर उठाओ तो नीचे से कई सांप निकल आए। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, आखिरी सीन तक आपको नहीं पता चलेगा कि असली कातिल कौन है और उसने ये सब क्यों किया। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ हाल ही में रिलीज हुई मलयालम फिल्म ढीरम की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है 6 अप्रैल 2024 से। शहर के एक मशहूर होटल किंगडम होटल की कार पार्किंग में एक लाश मिलती है। मरने वाले का नाम है जॉन और वो कोई साधारण लड़का नहीं था। वो रिटायर्ड आईजीपी का भांजा था, एक बड़े और रसूखदार घराने का चिराग। लाश की हालत देखकर रूह कांप जाए। गला रेता हुआ, सीने पर एक के बाद एक चाकू के वार। ये कोई गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था, ये सोची समझी ठंडे दिमाग की हत्या। जॉन उस रात होटल में दोस्तों के साथ पार्टी करने आया था। बीच पार्टी में किसी वजह से वो पार्किंग की तरफ निकला और वहीं उसकी जिंदगी का आखिरी सफर खत्म हो गया। जॉन की लाश के पास थोड़ी दूर एक लड़की भी बेहोश पड़ी मिली। सिर पर चोट लगी थी, उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। उसका जॉन से क्या रिश्ता था ये तब किसी को नहीं पता था। लाश सबसे पहले होटल के वॉचमैन ने देखी। उस रात अचानक बिजली चली गई थी। वो देखने निकला था कि हुआ क्या, तभी उसने एक काली हुडी पहने शख्स को तेजी से वहां से भागते देखा। एक गाड़ी का हॉर्न बज रहा था। वॉचमैन जब उस गाड़ी के पास गया तो वहां जॉन की लाश पड़ी थी। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, वॉचमैन से पूछताछ हुई, पार्टी में आए दोस्तों से बयान लिए गए, पर काली हुडी वाले का चेहरा किसी ने नहीं देखा था। जांच में सामने आया जॉन की घड़ी में कुछ बाल फंसे थे। पास में हत्या का हथियार एक चाकू भी मिला और जॉन की मुट्ठी में बंद था एक क्रॉस का लॉकेट। सब सबूत फॉरेंसिक के लिए भेजे गए। जॉन एक बड़े घर का लड़का था, इसलिए पुलिस पर दबाव था कि जल्द से जल्द कातिल पकड़ा जाए। इस केस की जांच सौंपी गई एसआई दिया और एसआई जोश को। उनका पहला काम था उस लड़की से बात करना जो पार्किंग में बेहोश मिली थी। नाम था उसका फिदा। जब वो उसके घर पहुंचे तो देखा कि फिदा भागने की कोशिश कर रही है, पर पुलिस टीम वक्त पर पहुंच गई। पूछताछ में फिदा ने बताया वो भी उस रात पार्टी में आई थी, लेकिन अंदर नहीं गई। पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठकर मूवी देख रही थी। तभी पास में एक गाड़ी का हॉर्न बजने लगा और बिजली चली गई। उसने फोन की टॉर्च जलाई और उधर गई। वहां जॉन की लाश देखकर घबराकर भागने लगी। अंधेरे में एक खंभे से टकराई और होश खो बैठी। बात तो सुनने में सच्ची लगती थी, पर भरोसा करना मुश्किल था। उसी रात शहर के एक चेक पोस्ट पर एक लड़के को ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ा गया। जब पता चला कि वो एसीपी स्टैलिन का सौतेला भाई है, मामला थोड़ा और उलझ गया। स्टैलिन और उसके सौतेले भाई के बीच रिश्ता अच्छा नहीं था। बात पुरानी थी। स्टैलिन के दिवंगत पिता एसपी जोसेफ का उस लड़के की मां के साथ एक छुपा हुआ रिश्ता था, इसीलिए दोनों के बीच कड़वाहट थी। अगले दिन स्टैलिन थाने आया भाई को छुड़ाने, पर भाई ने मना कर दिया। बोला मां आएगी मुझे लेने। तभी कमिश्नर ने स्टैलिन को बुलाया और जॉन के कत्ल की जांच उसे सौंप दी। दिया और जोश उसकी टीम में शामिल हुए। स्टैलिन एक तेज और सतर्क अफसर था। उसने सबसे पहले क्राइम सीन खुद जाकर देखा, फिर केस फाइल पढ़ी। उसके दिमाग में 2 सवाल थे। पहला, जॉन पार्टी छोड़कर पार्किंग में क्यों गया? दूसरा, फिदा अंदर गई क्यों नहीं? वो गाड़ी में अकेले क्यों बैठी थी? फोरेंसिक रिपोर्ट आई, जॉन की घड़ी में फंसे बाल फिदा के बालों से मेल खाते थे। स्टैलिन फिर फिदा के पास गया। इस बार वो सच बोली। फिदा ने बताया पार्टी में ही जॉन से मुलाकात हुई थी। दोनों कुछ देर साथ बिताने के लिए पार्किंग में उसकी गाड़ी में आए थे। तभी पास की एक गाड़ी का हॉर्न बजा। जॉन देखने गया और वापस नहीं आया। फिर बिजली गई, फिदा गई, लाश देखी और बाकी सब हो गया। स्टैलिन ने उसे संदिग्धों की लिस्ट से हटा दिया। इसी बीच एक और सुराग मिला। पार्किंग में एक जली हुई सिगरेट का टुकड़ा मिला था। उस पर खून था, जॉन का, और लिपस्टिक का निशान भी था। दिया ने कहा कातिल कोई औरत भी हो सकती है। स्टैलिन बोला या किसी ने हमें गुमराह करने के लिए ये छोड़ा है। जोश ने एक पुराना केस ढूंढा। एक पहाड़ी थाने में राधिका नाम की लड़की ने जॉन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। स्टैलिन राधिका से मिलने गया। राधिका ने बताया जॉन एक बार उसके रेस्टोरेंट में आया था, वहां किसी और से झगड़ा हो गया, तोड़फोड़ हुई। बाद में आईजीपी ने खुद आकर मामला सुलझाया था, हर्जाना दिया और बात खत्म हुई। जोश ने और खोदा जिससे जॉन का झगड़ा हुआ था, उसका नाम था किरण। किरण और जॉन एक ही कॉलेज में
पढ़ते थे और एक ही किराए के मकान में रहते थे। स्टालिन और दिया उस मकान पर गए। सुनसान जगह, बड़ा मकान और अंदर कोई नहीं। स्टालिन ने दरवाजा तोड़कर देखा, घर बेतरतीब था, यहाँ वहाँ पार्टी के निशान। पड़ोसियों से कुछ खास पता नहीं चला। निकलते वक्त स्टालिन की नजर लेटर बॉक्स पर पड़ी। अंदर एक लिफाफा था। खोला तो निकली एक दीवार की तस्वीर, पुराने इंस्टेंट कैमरे से खींची हुई। दीवार पर लिखा था, जॉन, मैं तुझे उस वक्त तक चाकू मारता रहूंगा जब तक मेरे दिल को चैन न मिले। साफ था, किसी ने पहले से सोचकर जॉन को मारा था। ठीक एक हफ्ते बाद 14 अप्रैल शनिवार एक पेड़ पर एक लाश मिली, फांसी लगी हुई। पहले लगा आत्महत्या है, जेब में ड्राइविंग लाइसेंस से पता चला किरण। स्टालिन को खबर दी गई। घटनास्थल देखने से लगता था आत्महत्या। पास में एक पानी की बोतल भी मिली, बोतल फॉरेंसिक को और लाश पोस्टमार्टम को। जोश का अनुमान था कि किरण ने ही जॉन को मारा होगा और फिर पुलिस से डरकर खुद जान दे दी। पर दिया ने एक अहम बात पकड़ी। जॉन के घर आई चिट्ठी में जो हाथ की लिखावट थी वो किरण की लिखावट से बिल्कुल अलग थी, यानी कातिल कोई और है। और तब स्टालिन को शक हुआ कि जिसने जॉन को मारा उसी ने किरण को भी मारा। किरण ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पक्का कर दिया, जॉन के चाकू पर और किरण की बोतल पर एक ही शख्स के फिंगरप्रिंट थे और कातिल जानबूझकर अपने निशान छोड़ रहा था। इसी दौरान डीटीवी चैनल की पत्रकार श्रद्धा हर मर्डर साइट पर पहुंच रही थी और अपनी तरफ से भी जांच कर रही थी। अगले शनिवार पूरे शहर में पुलिस की नाकाबंदी, पर उसी रात एमएलए का बेटा दीपक, एक बड़ा बिगड़ैल, ड्रग्स का आदी, उसके घर में काली हुडी वाली वो कातिल घुस गई। दीपक अगला शिकार था। पर ठीक उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। 2 ड्रग डीलर अंदर आ गए। कातिल छुपकर बैठ गई। डीलर दीपक के पास आए थे क्योंकि पुलिस की घेराबंदी में वो शहर के बाहर माल नहीं पहुंचा पा रहे थे। एमएलए के बेटे की गाड़ी को कोई नहीं रोकेगा। दीपक राजी हो गया। दीपक गाड़ी लेकर निकला, पर पुलिस चेकपोस्ट पर रुकने की बजाय उसने रफ्तार बढ़ा दी। पीछे वो कातिल भी बाइक पर थी। पुलिस ने पीछा किया। जंगल के पास दीपक की गाड़ी खड़ी मिली। दीपक नदारत। गाड़ी में ढेर सारा ड्रग्स बरामद हुआ। जब पुलिस गाड़ी थाने ले गई तब थोड़ी दूर झाड़ियों में कातिल दीपक का मुंह दबाए बैठी थी। वो शनिवार बिना किसी लाश के गुजर गया। जोश और दिया ने सोचा कि शायद सीरियल किलिंग खत्म हो गई, पर स्टालिन को यकीन नहीं था। अगले दिन सुबह दीपक के घर के मेल बॉक्स में वही तरह का लिफाफा मिला जैसे जॉन और किरण के घर आया था। फिर एक नदी में तलाशी ली गई। वहां बोरे में बंद दीपक की लाश मिली। लाश के हाथ में एक खिलौना गाड़ी थी, यानी अगली लाश किसी गाड़ी में मिलेगी। और जब दीपक के घर से लैपटॉप बरामद हुआ तो उसमें एक वीडियो मिला। जॉन, किरण, दीपक और एक और लड़का मिलकर एक लड़की के साथ गैंगरेप कर रहे थे। लड़की के चेहरे पर बोरा था। अब सब कुछ साफ होने लगा। कातिल बदला ले रहा था और चौथा लड़का अगला शिकार था। 6 साल पहले चिन्नाकुलम पुलिस स्टेशन में एक गैंगरेप का केस दर्ज हुआ था। पीड़िता कल्याणी 17 साल की थी। केस आगे नहीं बढ़ा था। जॉन, किरण और दीपक उस वक्त हिल वैली बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। स्टालिन और दिया हिल वैली स्कूल गए। पता चला चौथे लड़के का नाम था अल्ताफ। फिर वो कल्याणी के घर गए। उसके पिता ने बताया कल्याणी बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी। उस दिन बारिश थी, वो दुकान पर अकेली थी। उसके पिता वक्त पर नहीं पहुंच पाए और तभी ये हादसा हुआ। रेप के बाद समाज ने उसे जीना मुहाल कर दिया। एक दिन वो चुपचाप घर छोड़कर चली गई। उसके बाप को भी नहीं पता वो अब कहाँ है। स्टालिन ने फोटो मांगी। फोटो देखकर वो हैरान रह गया। कल्याणी वही है जिसे वो हर मर्डर साइट पर देखता आया था। नया नाम, नई पहचान, पत्रकार श्रद्धा। स्टालिन जब श्रद्धा के फ्लैट पर पहुंचा वो जा चुकी थी, काली हुडी पहनकर, बाइक लेकर। उसकी रूममेट सेल्वी से पता चला श्रद्धा को कोई चिट्ठी आई थी जिसमें लिखा था कि जिन लोगों ने उस पर जुल्म किया उन्हें उनकी सजा मिलेगी। कमरे में दीवार पर जॉन, किरण, दीपक के मर्डर की अखबार की कटिंग्स लगी थीं। स्टालिन ने अल्ताफ को पकड़ा और पूछताछ की। अल्ताफ ने पहले सब इनकार किया। फिर स्टालिन ने बताया, तुम अगले शिकार हो। पर अल्ताफ डरा नहीं, बल्कि अकड़ कर बोला, आने दो उसे, देख लूंगा। हाई कनेक्शन की वजह से उसे छोड़ना पड़ा, पर नजर रखी गई। अगले शनिवार पुलिस ने अल्ताफ के घर के बाहर पहरा लगाया, पर तय वक्त गुजर गया, कोई नहीं आया। तभी स्टालिन को एहसास हुआ वीडियो में 4 लोग थे, पर 5वां कोई था जिसने वो वीडियो बनाया था। अल्ताफ के घर से उस 5वें का नाम निकाला, लियोन। और तब तक देर हो चुकी थी। लियोन की लाश एक गाड़ी में मिली। खिलौना गाड़ी का इशारा सच निकला। लियोन के हाथ में एक चाबी थी जिस पर लिखा था हिल वैली, यानी अल्ताफ की लाश हिल वैली में मिलेगी।
अगले शनिवार अल्ताफ पिज्जा डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनकर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल गया। एक लड़की को लेकर हिल वैली होटल के रूम में पहुंचा। लड़की वॉशरूम गई और तभी कातिल ने हमला किया। लड़की ने देखा और बेहोश हो गई। अल्ताफ मारा गया। फिर एक बड़ा मोड़ आया जब श्रद्धा को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने सब मान लिया, बदला लेने के लिए किया सब। पर जब क्राइम साइट के फिंगरप्रिंट से श्रद्धा के फिंगरप्रिंट मैच कराए गए, मैच नहीं हुए। कातिल श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा ने किसी और को बचाने के लिए खुद को पकड़वाया था। तो असली कातिल कौन? स्टालिन ने श्रद्धा की पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक कांच की खिड़की के सामने वो खड़ी थी। खिड़की में धुंधला अक्स दिख रहा था फोटोग्राफर का। एक्सपर्ट की मदद से तस्वीर साफ की और जो चेहरा सामने आया वो था स्टालिन का सौतेला भाई जॉर्ज। स्टालिन जॉर्ज के पास गया। जॉर्ज ने बताया वो हिल वैली बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। शनिवार को छुट्टी होती थी। एक बार रास्ते में तस्वीरें खींच रहा था, तभी श्रद्धा से मुलाकात हुई। श्रद्धा ने उसके कैमरे से अपनी तस्वीर खिंचवाई। और हाँ, जॉन, दीपक, किरण, अल्ताफ ये सब उसके स्कूलमेट थे। तब जॉर्ज ने एक नाम लिया, निर्मल। स्कूल में एक बच्चा था निर्मल। उसके पिता नहीं थे। माँ ने उसे बोर्डिंग में छोड़ दिया था। अफवाह थी कि माँ का चरित्र सही नहीं। इसी वजह से स्कूल में कोई निर्मल से दोस्ती नहीं करता था। जॉन, दीपक, किरण, अल्ताफ और लियोन का एक गैंग था। वो रोज निर्मल को परेशान करते, तंग करते, मारते। निर्मल अकेला था, कुछ नहीं कर सकता था। माँ फोन नहीं उठाती थी। टीचर्स ने उसकी माँ की बात मानकर उसे मानसिक रूप से अस्थिर बता रखा था, इसलिए कोई उसकी शिकायत नहीं सुनता था। एक बात और, निर्मल का शरीर लड़के का था, पर वो खुद को लड़की की तरह महसूस करता था। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई और एक दिन उसे स्कूल से निकाल दिया गया। जॉर्ज की बात सुनने के बाद स्टालिन समझ गया असली कातिल कौन है। विमला, निर्मल की माँ। निर्मल के पिता कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर चुके थे। सारा बोझ विमला पर आ गया। एक दिन एक कर्जदार उनके घर आया। पैसे नहीं दे पाई तो उसने गंदी हरकत की। आड़ से निर्मल ने देखा और माँ को गलत समझ बैठा। हालात बिगड़ते गए। विमला ने निर्मल को हिल वैली बोर्डिंग में छोड़ दिया। जिंदगी की उलझनों में वो उससे मिलने भी नहीं जा पाती थी। जब स्कूल से निर्मल को निकाला गया, विमला उसे घर ले आई, पर निर्मल टूट चुका था। एक दिन रोते रोते माँ को सब बताने आया, पर विमला ने उसे डांट दिया। उसी रात निर्मल क्लॉक टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली। बाद में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ने आकर विमला से माफी मांगी। उसने बताया कैसे उन पांचों ने सालों तक निर्मल को तड़पाया। सब जानते देखते हुए भी सुपरिटेंडेंट चुप रहा। विमला ने कोई जवाब नहीं दिया। सालों बाद उसने एक एक करके बदला लेना शुरू किया। निर्मल ने दीवार पर जो लिखा था कि वो जॉन, किरण, दीपक, अल्ताफ, लियोन को कैसे मारना चाहता है, वही विमला ने एक एक करके अंजाम दिया। वो तस्वीरें जो पीड़ितों के घर भेजी जाती थीं, वो उसी दीवार की तस्वीरें थीं जो जॉर्ज के इंस्टेंट कैमरे से खींची थीं। जब स्टालिन को पता चला कि विमला असली कातिल है, तो वो उसके घर गया। अगले शनिवार पुलिस ने हिल वैली स्कूल के प्रिंसिपल पर नजर रखी, क्योंकि उन्हें लगा अगला शिकार प्रिंसिपल है। पर तभी फोन आया। विमला का लोकेशन ट्रेस हुआ। वो स्कूल में नहीं, उसी क्लॉक टावर पर थी जहां से निर्मल कूदा था। स्टालिन दौड़ा। टावर पर देखा विमला हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को मारने की कोशिश कर रही थी। स्टालिन ने उसे रोकने की कोशिश की। बोला निर्मल ये नहीं चाहता था, वो गुस्से में लिखता था। उसने वो बातें मन से नहीं कही थी। पर विमला बोली मेरे लिए बदला तब पूरा होगा जब ये आखिरी काम हो जाए, और उसने सुपरिटेंडेंट पर चाकू चला दिया। मजबूरी में स्टालिन ने गोली चलाई। विमला ठीक वैसे ही क्लॉक टावर से नीचे गिरी जैसे निर्मल गिरा था, और उसकी नजर में निर्मल की आखिरी इच्छा पूरी हुई। लेकिन दोस्तों, इसका एक आखिरी राज और था। जब कमिश्नर ने स्टालिन से पूछा आखिरी तस्वीर में तो नाम मिटा हुआ था, विमला को कैसे पता चला कि निर्मल सुपरिटेंडेंट को मारना चाहता था? स्टालिन ने जवाब दिया विमला के घर एक फोटो एल्बम था। उसमें निर्मल की एक तस्वीर के पास लिखा था वो अपनी माँ को मारना चाहता है। हाँ, गुस्से में, तकलीफ में, अकेलेपन में निर्मल ने ये लिखा था। हॉस्टल की दीवार पर भी लिखा था, पर बाद में मिटा दिया। घर के एल्बम में लिखा वो मिट नहीं पाया। विमला ने वो देखा था, इसीलिए वो उस टावर पर गई, सुपरिटेंडेंट को मारने का नाटक किया, अपना फोन चालू किया ताकि पुलिस आए, और स्टालिन के सामने उसने वो काम किया जो उसे खुद मरने का बहाना देता। वो निर्मल की तरह उसी जगह मरना चाहती थी, और वो अपने बेटे की आखिरी इच्छा माँ के पास जाने की उसी तरह पूरी कर गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है। हकीकत में भी श्रद्धा जैसे रेप केस दब जाते हैं पैसे और रसूख की वजह से, और निर्मल जैसे बच्चे जो स्कूल में टॉर्चर झेलते हैं, जो अलग दिखते हैं, जिन्हें कोई नहीं समझता, वो या तो चुपचाप सब सहते रहते हैं या एक दिन ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कभी वापस नहीं होता। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी जगह से आवाज उठाएं, गलत को गलत कहें, और जो अकेले हैं, टूटे हुए हैं, उन्हें थोड़ा सहारा दें। बस आज के लिए
लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी। धन्यवाद।